नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेट एट 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आज से हो रहा है शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन का शुभारंभ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूजीसी ने पीजी पाठ्यक्रमों के लिए एक मसौदा पाठ्यक्रम और खाका किया तैयार। ग्रेजुएशन पूरा करने वाले छात्रों के लिए 1 साल का मास्टर कार्यक्रम। मुख्य और अप्रमुख दोनों में से किसी विषय को मास्टर में चुनने का प्रावधान। मास्टर्स में स्ट्रीम बदलने का भी मिलेगा विकल्प। म्यांमार के चिन राज्य में 2 सैन्य अड्डों पर विद्रोही समूह पीपल्स डिफेंस फोर्स के हमले के बाद भारत से लगी सीमा पर विद्रोहियों की ओर से नियंत्रण किए जाने संबंधी अटकलों पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने कहा, म्यांमार के हालात पर सीधी नजर। वनडे विश्व कप के फाइनल में होगी भारत ऑस्ट्रेलिया भिड़ंत। दक्षिण अफ्रीका फिर साबित हुई चौकर्स। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 3 विकेट से हारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करने वाले हैं। भारत की मेजबानी में इस समिट का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का ये दूसरा संस्करण है। इसके पहले संस्करण की मेजबानी भी भारत ने ही की थी। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करने के करीब 2 महीने के बाद इस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र का थीम है सबके विकास के लिए सबका साथ और समापन सत्र का विषय है ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए सबका साथ। उद्घाटन सत्र के बाद मंत्री स्तर के 4 समानांतर सत्र भी होंगे। इसमें विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और पर्यावरण मंत्री शामिल होंगे। दोपहर बाद मंत्रियों के 4 और समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे। अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया है कि ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उचित संज्ञान मिले और सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उचित रूप से ध्यान में रखा जाए। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण में भारत विकासशील देशों की चुनौतियों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को उजागर करेगा। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कुल 10 सत्र होंगे, जिनमें व्यापार, ऊर्जा और जलवायु वित्त जैसे विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। सुबह 10 बजे यानी कि अब से कुछ देर पश्चात वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन सत्र शुरू होने वाला है। वहीं शाम को 6:30 बजे समापन सत्र होगा। इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि भारत ने 12 और 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के पहले आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी की थी, जिसका विषय था आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। ये एक नई और अनूठी पहल थी। इसके जरिए ग्लोबल साउथ के 125 देशों को अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को एक मंच पर साझा करने के लिए एक साथ लाया गया। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण से प्रेरित थी और भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर भी आधारित थी। रुक करते हैं अन्य खबरों का और बात कर लेते हैं अन्य बहुत ही बड़े अपडेट्स की। और उसमें है यूजीसी ने पीजी पाठ्यक्रमों के लिए एक मसौदा पाठ्यक्रम और खाका तैयार किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किए गए मसौदे के अनुसार ऑनर्स शोध के साथ 4 साल का स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन पूरा करने वाले छात्रों के लिए 1 साल का मास्टर कार्यक्रम भी हो सकता है। मसौदा मानदंडों के अनुसार पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के 3 स्वरूप होंगे: 1 वर्षीय मास्टर, 2 वर्षीय मास्टर और एक एकीकृत 5 वर्षीय मास्टर कार्यक्रम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 3 नवंबर को काउंसिल की बैठक की थी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार पीजी प्रोग्राम के लिए नए पाठ्यक्रम और क्रेडिट
फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी गई है। हम आपको बता दें कि मसौदा मानदंड के मुताबिक कोई छात्र यूजी कार्यक्रम में मुख्य या अन्य विषय के अनुरूप किसी भी विषय में मास्टर कार्यक्रम के लिए पात्र होगा। इस मामले में विश्वविद्यालय यूजी कार्यक्रम में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर या प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्र को मास्टर कार्यक्रम में प्रवेश दे सकता है। नए नियमों के अनुसार 4 वर्षीय यूजी प्रोग्राम में यदि किसी छात्र ने मुख्य विषय में भौतिक विज्ञान और अप्रमुख विषय में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है तो अब वो मुख्य और अप्रमुख दोनों में से किसी भी विषय को मास्टर्स में चुन सकता है। यदि कोई छात्र मास्टर्स में स्ट्रीम बदलना चाहता है तो वो विकल्प भी उसके सामने होगा। भारतीय सेना के लिए कल का दिन खास रहा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति अंगरक्षक दल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर सौंपा गया। इस बार ये अवसर बेहद विशेष रहा क्योंकि भारत में राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के अब 250 साल पूरे हो गए हैं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को भारतीय सेना की इकलौती ऐसी सैन्य इकाई होने का गौरव हासिल है जो राष्ट्रपति के सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर को लेकर चलती है। भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर होने के नाते राष्ट्रपति की ये अपनी सैन्य टुकड़ी है जो पूरी तरह से उन्हीं के लिए तैनात रहती है। जी हां, हमने जैसा आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। सीधा चलते हैं कार्यक्रम में। दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। हमारी प्राथमिकता थी कि G20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जाए। हमारी कोशिश थी कि G20 का फोकस हो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसी उद्देश्य से हमने इस वर्ष जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। भारत के अलग अलग राज्यों में हुई G20 की 200 से अधिक बैठकों में हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। इसका नतीजा रहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली। एक्सेलेंसीज, G20 आयोजन में ग्लोबल साउथ के हितों को ध्यान में रखकर ही लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं बड़ी नम्रतापूर्वक आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं वो ऐतिहासिक क्षण भूल नहीं सकता जब भारत के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता मिली। G20 में सबने माना कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में बड़े सुधार लाए जाएं और विकासशील देशों के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस देने पर जोर दिया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो पिछले कुछ सालों में सुस्त पड़ गए थे,
उनमें तेजी लाने के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाया गया। इससे ग्लोबल साउथ के देशों में चल रहे पॉवर्टी रिडक्शन कार्यक्रमों को बल मिलेगा। G20 ने इस बार क्लाइमेट फाइनेंस पर अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई है। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए आसान शर्तों पर क्लाइमेट ट्रांजिशन के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराए जाने पर भी सहमति बनी है। क्लाइमेट एक्शन के लिए लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसके हाई लेवल प्रिंसिपल्स को अपनाया गया। इसी समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है। यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम आशा करते हैं कि आप सभी इससे जुड़ेंगे। भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत जरूरत है। इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने एआई ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित की जा रही है। G20 द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई के फ्रेमवर्क को अपनाया गया है, जिससे आवश्यक सेवाओं की लास्ट माइल डिलीवरी में सहायता मिलेगी और इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। वैश्विक डीपीआई रिपोजिटरी बनाने पर भी सहमति बनी है। इसके अंतर्गत भारत अपनी क्षमताएं पूरे ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। किसी भी प्राकृतिक आपदा से ग्लोबल साउथ के देश सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसके लिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI शुरू किया था। अब G20 में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है। भारत की इस पहल पर इस साल को संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मना रहा है। G20 के तहत सुपर फूड मिलेट्स, जिसे भारत में हमने श्री अन्न की पहचान दी है, उन पर रिसर्च करने के लिए नया इनिशिएटिव लिया गया है। यह क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज के अभाव से उत्पन्न होने वाली फूड सिक्योरिटी की चिंताओं से लड़ने में ग्लोबल साउथ को सामर्थ्यवान बनाएगा। पहली बार G20 में सस्टेनेबल और ओशन बेस्ड इकोनॉमी पर बल दिया गया है। ये ग्लोबल साउथ के स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज, जिन्हें मैं लार्ज ओशन कंट्रीज मानता हूं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समिट में ग्लोबल वैल्यू चेन मैपिंग और डिजिटल सर्टिफिकेट को मान्यता देने के लिए अहम फैसले लिए गए। इससे ग्लोबल साउथ के देशों में MSME सेक्टर और व्यापार के लिए नए अवसर खुलेंगे। एक्सेलेंसी, वैश्विक समृद्धि के लिए सबका साथ और सबका विकास जरूरी है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं
कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजरायल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 C's के साथ आगे बढ़ें। जब मैं 5 C's की बात करता हूं तब कंसल्टेशन, कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग। एक्सेलेंसी, पहली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में मैंने ग्लोबल साउथ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। मुझे खुशी है कि आज दक्षिण डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सेलेंस का उद्घाटन हो रहा है। G20 समिट के दौरान मैंने भारत की तरफ से ग्लोबल साउथ के लिए वेदर और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। हम इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इन विचारों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए बहुत ही उत्साहित हूं और इतनी बड़ी मात्रा में आप सबकी सक्रिय भागीदारी के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ साउथ ग्लोबल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं और कुछ और अपडेट्स ले लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल दिल्ली में तीसरे ऑडिट दिवस समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नेतृत्व में भारत के लेखा परीक्षा समुदाय ने सत्यनिष्ठा, शासन और प्रणाली निर्माण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत के लोग 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैग समेत देश के सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और समुदायों को योगदान देना होगा। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि कैग ने डेटा प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र की स्थापना सहित कई दूरदर्शी कदम उठाए हैं, जिसमें भविष्य के अनुरूप डिजिटल तकनीक और अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऑडिट के क्षेत्र में भी विश्व समुदाय में भारत की स्थिति अग्रणी है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत का C&AG संस्थान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का मार्गदर्शन करना भारत के C&AG संस्थान के ग्लोबल लीडर इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग बने रहने के विजन के सर्वथा अनुरूप है। एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में भारत के C&AG द्वारा यूनाइटेड नेशन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों का ऑडिट किया गया है। अन्य अनेक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ऑडिट के लिए भारत की C&AG की टीम की सेवाएं प्राप्त करते हैं। ये C&AG टीम की विश्व स्तरीय क्षमता का प्रमाण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस टीम द्वारा अनेक देशों को ऑडिट के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मुझे विश्वास है आप सब फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट तथा परफॉर्मेंस ऑडिट के क्षेत्र में
विश्व के अन्य सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के लिए नई प्रतिमान और आदर्श स्थापित करेंगे। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कल लद्दाख से दिल्ली में राष्ट्रीय एकता यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों के एक समूह से मुलाकात की। लद्दाख से आए छात्र छात्राओं ने अपनी रंगारंग पोशाक के जरिए लद्दाख की संस्कृति की झलक पेश की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव राष्ट्रपति के साथ साझा किए। राष्ट्रपति ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत ये छात्र नई दिल्ली में हैं। किसी भी देश की ताकत उसका युवा होता है। युवा देश को नई दिशा देते हैं और भविष्य का भारत कैसा होगा उसका बहुत कुछ देश के युवाओं पर ही निर्भर करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज मीडिया के सामने विश्वसनीयता सबसे बड़ी चुनौती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया हमेशा लोकतंत्र की आधारशिला और चौथा स्तंभ रहा है और जो सत्य और जवाबदेही के संरक्षक के रूप में काम करता है। उपराष्ट्रपति कल दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये मीडिया का नैतिक कर्तव्य है कि वो केवल सच बताए। ये मीडिया से जुड़े हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें, जानबूझकर दी गई गलत जानकारी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और प्राथमिकताएं जैसे विचारों ने मीडिया में लोगों का विश्वास कम कर दिया है। It is the moral duty of the media to tell the truth and nothing but the truth. In fact, it is responsibility of everyone connected with the media, be it journalists or owners of newspapers and other forms of communication, to be truthful. This writing on the wall should be clear to all concerned that fake news, deliberately fed wrong and mischievous information, political ambitions and preferences, tendency to play power brokers and monetary considerations have eroded the people's faith in the media. The media has always been a cornerstone of our democracy, serving as the fourth estate, the guardian of truth and accountability. It has been a beacon of information, a voice of the voiceless, and a watchdog of those in power. उपराष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक जैसी तकनीकों के दुरुपयोग को लेकर भी मीडिया को आगाह किया। उन्होंने कहा कि क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना ठीक होगा। साथ ही इसके दुरुपयोग से बचने के भी उपाय हमें ढूंढने होंगे। The advent of artificial intelligence has transformed the way we receive and consume news, information, and entertainment. Artificial intelligence has become an integral part of our daily lives. This is compounded, I may indicate to you, by disruptive technologies that are taking control of our system. Artificial intelligence-driven algorithms now curate personalized content for each individual, making it easier for people to access the information they want. Artificial intelligence has the potential to streamline the news production, process, enhance storytelling, and even personalize content to individual preferences. However, it also brings its own set of challenges and ethical questions, such as the spread of misinformation and at nuclear speed. Deepfakes, creation of echo chambers, and micro-targeting of information to influence the democratic process and create chaos and instability in the societies. Artificial intelligence also has the potential as unruly horse of dramatically alter the employment remark, introduction of artificial intelligence anchors and language models which are able to write media reports after collecting and collating information from multiple sources. This is threatening jobs of hundreds and thousands. और अब कुछ और अपडेट्स। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में 5 दिन से 40 मजदूर लगातार फंसे हुए हैं।
ये टनल 12 नवंबर को दिवाली की सुबह अचानक धंस गई थी। अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए गुरुवार सुबह नए सिरे से अमेरिकन ऑगर मशीन को इंस्टॉल कर रेस्क्यू का काम शुरू किया गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह टनल के अंदर जायजा लेने पहुंचे। इस मशीन को बुधवार देर शाम भारतीय वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से दिल्ली से उत्तरकाशी लाया गया। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए नॉर्वे और थाईलैंड की रेस्क्यू टीमों से भी सलाह ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बताया कि मजदूर टनल के अंदर 2 किलोमीटर की खाली जगह यानी कि बफर जोन में फंसे हुए हैं। इस गैप में रोशनी है। पाइप के जरिए उन्हें खाना पानी भेजा जा रहा है। उन्हें निकालने के लिए एक नई मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी पावर और स्पीड पुरानी मशीन से बहुत बेहतर है। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन के भीतर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। म्यांमार में विद्रोहियों द्वारा मिजोरम में भारत के साथ लगती सीमा पर नियंत्रण की खबरों पर जारी स्थिति पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने म्यांमार के हालात पर भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत वहां के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने सीमा के निकट इस प्रकार की गतिविधि पर चिंता भी जताई। अरिंदम बागची ने कहा कि भारत हिंसा समाप्त करने और रचनात्मकता के साथ बातचीत के जरिए स्थिति का समाधान चाहता है। उन्होंने म्यांमार में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत के आह्वान को दोहराया। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्ष जब से शुरू हुआ है, बड़ी संख्या में म्यांमार के नागरिक भारत में शरण ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित पड़ोसी राज्यों में स्थानीय अधिकारी मानवीय आधार पर स्थिति को उचित रूप से संभाल रहे हैं। भारत उन लोगों को वापसी की सुविधा भी दे रहा है जो उस देश में वापस लौटना चाहते हैं। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 17 नवंबर साल 1869 को विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक स्वेज नहर को आधिकारिक तौर पर खोला गया। स्वेज नहर मिस्र में मानव निर्मित समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। साल 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 पैसा ही लगा। वर्तमान में स्वेज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। 17 नवंबर साल 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लालाजी बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में आज ही के दिन 1928 में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने प्रिय नेता की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और 1 महीने बाद ही ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और लालाजी की मौत का बदला लिया। 17 नवंबर साल 2015 से राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। मिर्गी मस्तिष्क का एक क्रोनिक रोग है जिसे बराबर होने वाले दौरे पड़ने से पहचाना जाता है। मिर्गी का उपचार दवाओं और शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है। नेशनल एपिलेप्सी डे यानी मिर्गी दिवस मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व भर में लगभग 50 लाख लोग मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं, जिसमें से 80% लोग विकासशील देशों में रहते हैं। आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो गई है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो रही है। हम आपको बता दें कि नहाय खाई छठ का पहला दिन होता है, जिसमें पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर या फिर गंगा जल छिड़ककर और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। छठ मनाने वाली महिलाएं आज पहले दिन स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करेंगी, फिर अरबा चावल की भात और घिया चने की दाल सब्जी का सेवन करेंगी। बिहार, यूपी, झारखंड और उत्तर भारत में इस त्यौहार का बहुत महत्व है। प्रतिहार, डाला छठ और सूर्य षष्ठी के तौर पर भी छठ पूजा को जाना जाता है।
और बात कर लेते हैं वनडे विश्व कप के फाइनल में भारत का ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना तय हो गया है। जी हां, विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 3 विकेट से हरा दिया। एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी टीम चौकर साबित हुई। गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट खोकर 47.2 ओवर में 213 रनों के लक्ष्य का पीछा किया। 213 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने तूफानी शुरुआत दिलवाई। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 48 गेंदों में 62 रनों की धुआंधार पारी खेली। हेड ने अपनी पारी में 9 चौके और 2 छक्के जड़े। वहीं वार्नर ने भी 18 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 29 रनों की तूफानी पारी खेली। इन दोनों ने सिर्फ 38 गेंदों में 60 रनों की ओपनिंग साझेदारी करके ऑस्ट्रेलिया के लिए रन चेज आसान कर दिया। स्टार्क 38 गेंदों में 16 और कमिंस 29 गेंदों में 14 रन बनाकर नाबाद लौटी। अब कंगारू 19 नवंबर को फाइनल में भारत से भिड़ने वाले हैं। खिताबी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब भी अवसर मिलता है वो बच्चों से ज़रूर मिलते हैं। अपने रांची प्रवास के दौरान राजभवन में प्रधानमंत्री बच्चों से मिले। इस दौरान बच्चों के साथ गुजारे कुछ यादगार पलों को प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।